2G क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र के दृष्टि की आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें देश विदेश की आर्थिक महत्व, देश विदेश के आर्थिक महत्व की घटनाओं और आर्थिक संगठनों की गतिविधियों की पर दृष्टिपात करेंगे। अब देखिए इसमें राजकोषीय घटनाक्रम। सबसे पहले सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ भुवनेश्वर उड़ीसा में किया। सुभद्रा योजना महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है। महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस योजना को 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थी को 5 वर्षों 2024-25 से 28-29 के मध्य की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे। 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के आधार सक्षम एवं डीबीटी सक्षम बैंक खाते में जमा की जाएंगी। धनराशि का हस्तांतरण प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन जो आमतौर पर अगस्त माह में पड़ता है तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर 5,000 रुपये की 2 किस्तों में किया जाएगा। लाभार्थी को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख से अधिक महिलाओं को बैंक खातों को धनराशि में अंतरण किया जाएगा। इस योजना का नाम देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है जो भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है। अब देखिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी बैंक के किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी प्राप्त होने से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यह प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हस्तांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी। भले ही पेंशन भोगी अपना खाता बैंक या शाखा बदल देता है। यह उन पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की सुविधा 1 जनवरी 2025 ईपीएफओ के वर्तमान में संचालित आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईटी इनबिल्ट सिस्टम 2.01 सिटीज 2.01 के हिस्से के रूप में लॉन्च की गई। अब देखिए केंद्रीय बजट 24-25। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वर्ष 2024-25 के अनुमानित बजट को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 24-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार अनुमानित व्यय 48,20,512 करोड़ रुपए हैं। 48,20,512 करोड़ रुपए है। वर्ष 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां भी 48,20,512 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं। यह कुल प्राप्तियों में से ऋण को निकाल दिया जाए, यदि कुल प्राप्तियों में से ऋण को निकाल दिया जाए अर्थात ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां कितनी होगी 32,07,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की कर प्राप्तियां 25,83,499 करोड़ रुपया अनुमानित है। 25,83,499 करोड़ अनुमानित है जिसमें ब्याज भुगतान 11,62,940 करोड़ है और राजस्व प्राप्तियां कितनी है 31,29,200 करोड़ रुपए का 37.16% है। अब देखिए 4 मुख्य जाति समूहों पर ध्यान। पहला इसमें अन्नदाता फार्मर, दूसरा है गरीब, तीसरा है युवा, चौथा है महिला।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करते हुए 80 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाया गया है। बजट का मुख्य रूप से रोजगार कौशल, रोजगार प्रशिक्षण, एमएसएमई एवं मध्य वर्ग पर विशेष रूप से केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में रोजगार कौशल प्रशिक्षण अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं तथा पहलों की पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री की इन 5 योजनाओं तथा पहलों के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, जिसके तहत केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा, रोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट का प्रमुख विषय क्या है? इसमें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई तथा मध्यम वर्ग। बजट की प्राथमिकताएं देखिए। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने हेतु 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। यह 9 प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं। कृषि एवं उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, 5वां है शहरी विकास, 6वां है ऊर्जा सुरक्षा, 7वां है अवसंरचना, 8वां है नवाचार, अनुसंधान तथा विकास, 9वां है अगली पीढ़ी के सुधार। अब देखिए इसमें पहला कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। इसमें 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। झींगा ब्रूड्स स्टॉक हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों को नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पैकेज के एक भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन हेतु 3 योजनाएं लागू की जाएगी। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईपीएफओ में नामांकन तथा पहली बार योजनाओं को पाने वाले को अभिचिन्हित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होगी। ये 3 योजनाएं निम्नलिखित हैं। योजना का पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले, ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को 1 माह के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 3 किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा 1 लाख रुपये की मासिक वेतन होगा। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। इसमें योजना ख विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले संबंध में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबंध। प्रथम 4 वर्ष के अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवाओं और अन्य उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। योजना का नियोक्ताओं को सहायता 1 लाख रुपये प्रति माह के वेतन से के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगार की गणना की जाएगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए नियोक्ता तथा ईपीएफओ अंशदान हेतु 2 वर्षों में 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगा। इससे 50 लाख नौकरियों का सृजन होने की आशा है। सरकार संवर्धित निधि गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। घरेलू संसाधनों में उच्चतर स्तर के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3% वार्षिक ब्याज दर की छूट ई वाउचर दिए जाने का प्रावधान है। अगला देखिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम पैकेज, चौथी योजना है। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन भी किया जाएगा। तीसरा देखिए समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसमें पूर्वोदय पूर्वी क्षेत्र के चौमुखी विकास तथा पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक निधि संपन्न हेतु पूर्वोदय योजना। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश शामिल है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर गया में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर सहित अन्य सड़क मार्गों का विकास किया जाएगा तथा 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना का विकास किया जाएगा। पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अब देखिए चौथा विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण के क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। यह योजना संपार्श्विक तथा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को ऋण प्रदान करने हेतु प्रारंभ की जाएंगी। प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए की गारंटी कवर करने हेतु एक पृथक स्ववित्त गारंटी योजना बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल देखिए। मुद्रा ऋण। तरुण श्रेणी ऋण सीमा का वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए किया जाएगा। खाद्य अविकिरण गुणवत्ता और सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए 50 एमएसएमई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 100 खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा परिषद की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम बनाने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर ई कॉमर्स निर्यात स्थापित किए जाएंगे। ई कॉमर्स स्थापित किए जाएंगे। संकट की अवधि के दौरान ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड एमएसएमई को ऋण सहायता दी जाए। अब देखिए अगला पॉइंट। राज्यों को निजी क्षेत्र की साझेदारी में 100 शहरों को संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकास किया जाए। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क महत्वपूर्ण खनिज घरेलू उत्पादन हेतु पुनर्चक्रण और ओवरसीज ग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन इंटर्नशिप अवसर पीएम पैकेज की 5वीं योजना। 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। CSR निधि के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपये का भत्ता तथा 6,000 रुपये की एककालिक सहायता कंपनी के प्रशिक्षण लागत तथा इंटर्नशिप लागत के 10% से CSR निधि में वहन करने की अपेक्षा है। 5वां है शहरी विकास। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 6वां है ऊर्जा सुरक्षा। भारत लघु रिएक्टर की स्थापना। भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर अनुसंधान और विकास सूक्ष्म और लघु उद्योग को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता। पीतल तथा सेरेमिक सहित 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म तथा लघु उद्योग निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगले चरण में इसे 100 क्लस्टरों पर तक दोहराया जाएगा। AUSC ताप विद्युत संयंत्र NTPC तथा BHEL का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। 7वां है अवसंरचना। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना हेतु संरचना को सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाने रखने का प्रयास अवसंरचना के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान जीडीपी का जो 3.4% है। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त रूप से 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब देखिए 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासिक सड़क सुरक्षा संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल को विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। 8वां है नवाचार और अनुसंधान और विकास। मूलभूत अनुसंधान प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधानी राष्ट्रीय शोध निधि शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र अनुसंधान और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जाएगी। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों
में अंतरिक्ष व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के लिए एक वेंचर कैपिटल का फंड बनाया जाएगा। अगली पीढ़ी के सुधार 9वां, ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य, सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंडों की पहचान संख्या अथवा भू आधार, शहरी क्षेत्र के GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों का डिजिटीकरण किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग को सर्वेक्षण किया जाएगा। भू रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। कर प्रयासों में करों का सरलीकरण किया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा, धर्मार्थ संस्थाएं एवं TDS का सरलीकरण किया जाएगा। मुकदमेबाजी और अपील के कर आधार में वृद्धि करना। क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क का प्रस्ताव, व्यापार में आसानी, शुल्क एवं व्युत्क्रम को हटाने के लिए और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। सीमा शुल्क में परिवर्तन, किफायती दवाइयां कैंसर तथा 3 दवाइयों टेस्ट्यूमेस, डेरेक्सटेक्स और ओस्मेटर्बिनस और तथा डरवालू में पर सीमा शुल्क पूर्णतः छूट है। अब देखिए मोबाइल उद्योग में मोबाइल फोन, मोबाइल PCB तथा चार्जर BCD घटाकर 15% करना। घरेलू मूल्य संवर्धन, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम आदि पर 6.4% करना है। समुद्री निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, झींगा और फिश के फीड में BCD घटाकर 5% करना। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव की सहायता, सोलर सेल तथा पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूर्णतः छूट दी जाएगी। अप्रत्यक्ष कर पर प्रस्ताव, अनुपालन का बोझ कम करने और उद्यमशीलता को भावना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को कर सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव। पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि लाभ पर 12.5 का कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स समाप्त किया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल व्यवस्था, विदेशी खनन कंपनियों अपरिष्कृत हीरे बेचने के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करना। यह रोजगार और निवेश से संबंधित है। विदेशी कंपनियों को कॉर्पोरेट कर में दर में 40% घटाकर 35% कर दी जाएगी। अब देखिए प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ में। सबसे ज्यादा योजना मनरेगा में देखिए 60,000 2023-24 में किया गया था। अब देखिए इसमें 24-25 के लिए 86,000 करोड़। अनुसंधान और विकास परियोजना में 1200 करोड़। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में 2228 और औद्योगिक उद्योग के लिए PLI में 2143, सेमीकंडक्टर में 6903 और ऊर्जा ग्रिड के लिए 10,000 और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली LPG 1500 और IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन को 3849। अब देखिए वित्त मंत्री की उपलब्धियां। केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को संसद वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा प्रस्तुत लगातार 7वां बजट, 6 पूर्ण बजट तथा 1 अंतरिम बजट है। इनके द्वारा उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व CD देशमुख ही एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 7 बजट, 6 पूर्ण और 1 अंतरिम प्रस्तुत किए थे। हालांकि CD देशमुख द्वारा लगातार प्रस्तुत 7 बजटों में से प्रारंभ के 2 बजट पहली लोकसभा के गठन 1952 के पूर्व ही प्रस्तुत किए गए थे, जबकि 5 शेष बजट उनकी पहली लोकसभा के गठन के बाद प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार प्रथम लोकसभा के गठन के बाद 7 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास दर्ज किए गए। अब देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रमुख तथ्य। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान 48.21 लाख करोड़ रुपए का अर्थ है। सरकार द्वारा कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए के व्यय
तथा इतनी ही राशि की प्राप्ति की जा सकेगी। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में से 64.91% यानी 31.29 लाख रुपए हिस्सा 29 लाख करोड़ रुपए हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 35.09% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। इस तरह के कुल व्यय में 76.95% यानी 37.09 लाख करोड़ रुपए राजस्व खाते पर, जबकि 23.05% अर्थात 11.1 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खाते पर व्यय होने का अनुमान है। अब देखिए पहला है राजकोषीय घाटा। इसमें फिजिकल डेफिसिट में देखिए, फिजिकल डेफिसिट में बजट अनुमान 2024-25 में 16.13 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इस वर्ष के अनुमानित जीडीपी का 4.9% है। 4.9% है और कितना है? 16.13 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष की अनंतिम वास्तविक अनुमान 16.5 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 40.36 हजार करोड़ रुपए कम है। 40.36 हजार करोड़ रुपए कम है। अब देखिए दूसरा राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तुत बजट में 58.02 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2024-25 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा 1.89 लाख करोड़ रुपए जीडीपी का जो 0.6% अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 2023-24 के अनंतिम वास्तविक अनुमान 4.62 लाख करोड़ रुपए से लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपए कम है। अब देखिए प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का मात्र 1.4% अनुमानित किया गया है। यह पिछले वर्ष 2023-24 के अंतिम वास्तविक प्राथमिक घाटे की तुलना में लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए कम है। अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा देर रुक जाते हैं। देखिए सकल कर राजस्व जीडीपी का 11.8%, जिसमें प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6.8% है, अप्रत्यक्ष कर का 5.0% है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर 57.4% और अप्रत्यक्ष कर 42.53%। बजट का अनुमान 24-25 के लिए 38.4 लाख करोड़ रुपए का था। शीर्ष तीन कर राजस्व, आय कर कितना है? 11.87 लाख करोड़ रुपए, वस्तु एवं सेवा कर 10.62 लाख करोड़ रुपए और निगम कर क्या है? 10.20 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए आयकर। आयकर नई कर प्रणाली के अंतर्गत नए कर स्लैब के साथ पर्याप्त राहत का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कर की दर निम्नानुसार है। अब देखिए प्रस्तावित आय स्लैब 3 लाख रुपए से तक कर की दर 0 है। 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक 5% लगेगा। वर्तमान में कितना है? पहले 7 प्रस्तावित वर्तमान में कितना था ये, उसके पश्चात अब ये प्रस्तावित है। अब देखिए 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 10% लगेगा और 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 15% लगेगा। अब 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 20% लगेगा और 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% लगेगा। अब देखिए मानक कटौती। वेतन भोगियों तथा पेंशन भोगियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। पारिवारिक पेंशन कटौती नई कर प्रणाली पारिवारिक पेंशन कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाने का प्रस्ताव है। नई पेंशन योजना में गैर सरकारी नियोक्ताओं का अंशदान धारा 80 CCD
में उल्लिखित पेंशन योजना गैर सरकारी नियोक्ता के संबंध में अनुमत कटौती की राशि कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नई करण प्रणाली में गैर सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के 10% के स्थान पर 14% तक की राशि की कटौती अनुमानित है। प्रत्यक्ष कर विवाद विश्वास योजना 2024 कर संबंधी विवादों के निपटारे के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। यह कर राशि विवादित ब्याज जुर्माने भुगतान तथा उदारता प्रदान करती है। अब देखिए प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन बजट अनुमान 2024-25 के लिए करोड़ रुपए में है। अब देखिए योजना का नाम है पीएम पोषण। पीएम पोषण में 12,467 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़। प्रधानमंत्री आवास के लिए 54,500 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए 19,000 करोड़। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 30,171 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,05,250 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस शहरी 84,671 करोड़। अब देखिए जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 70,163 करोड़। समग्र शिक्षा के लिए 37,500 करोड़। समक्ष आंगनबाड़ी तथा पोषण 2.0 के लिए 21,200 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 15,047 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 14,600 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़। अब देखिए कुल सब्सिडी बजट अनुमानित 2024-25 में 42,84,000 नहीं 4,28,422.67 करोड़ रुपए है बजट अनुमानित है। जिसमें खाद्य सब्सिडी कितनी है 2,05,250 खाद्य सब्सिडी। जिसमें उर्वरक सब्सिडी कितनी है 1,63,999 करोड़ 99.80 करोड़ रुपए। अब देखिए जो 47.91 क्या है खाद्य सब्सिडी है और 38.28 कितना है उर्वरक सब्सिडी है। इसमें से अब देखिए एलपीजी सब्सिडी कितनी है 11,925.01 करोड़ रुपए 28% मतलब 2.78% है। जिसमें यूरिया सब्सिडी कितनी है 1,18,999.80 करोड़ रुपए मतलब 27.78 करोड़ रुपए है। अब देखिए यदि वित्त मंत्रालय को छोड़ दिया जाए तो बजट अनुमान 2024-25 में सर्वाधिक राशि 6,21,940.85 करोड़ रुपए के लगभग 75 बिलियन US डॉलर रक्षा मंत्रालय को आवंटित की जाएंगी जो समग्र व्यय का 12.9% है 12.9% है। बजट अनुमान 2024-25 में रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित राशि 2022-23 के लिए आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अर्थात 18.43 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4.7% से अधिक है 7.9% से अधिक है। अब देखिए मंत्रालयवार आवंटित राशि। मंत्रालय एक तरफ है दूसरी तरफ आवंटन है। सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय पर 6,21,940 करोड़ 0.885 करोड़। अब देखिए सड़क परिवहन तथा राजमार्ग के लिए 2,78,000 करोड़। रेल मंत्रालय के लिए 2,55,393 करोड़। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 2,23,323 करोड़। अब गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643 करोड़। अब देखिए आर्थिक समीक्षा 2023-24 केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 को प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत अर्थव्यवस्था के वास्तविक वृद्धि दर 8.2% दर्ज की गई है जबकि वर्ष 2024-25 के लिए 6.5 से 7% अनुमानित है। वर्ष 2023-24 में विदेश से 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रेषण प्राप्त कर भारत विश्व में शीर्ष
प्रेषण प्राप्त करने वाला, टॉप रेमिटेंस रिसिप्ट देश बन गया। अब देखिए व्यय के संगठन। केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 8% खर्च किया गया है। 16% किस पे किया गया है? केंद्र क्षेत्र की योजनाओं जिसमें रक्षा और आर्थिक सहायता एवं पूंजी व्यय परिव्यय शामिल नहीं है, इसको छोड़कर है। अब देखिए 19% किस पे है? ब्याज अदायगी पर 19% किस पे है? ब्याज अदायगी पर केवल खर्चा किया गया है। पेंशन पर 4%, अन्य व्यय कितने हैं? 9% है। रक्षा पर केवल 8%, 6% आर्थिक सहायता है और वित्त आयोग और अन्य के अंतरण के लिए 9% है। करों और शुल्कों को राज्य का हिस्सा कितना है? 21%। सर्वाधिक किसमें है? करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21%। उसके पश्चात क्या है? 19% ब्याज अदायगी में है। फिर उसके बाद 16% केंद्र क्षेत्र की योजनाएं। अब देखिए प्राप्ति के स्रोत क्या है 2024-25 के लिए? उधार एवं अन्य देयताएं सर्वाधिक किसमें है? 27% इसी में है, उधार एवं अन्य देयताएं। भिन्न पूंजी ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां कितनी है? 1% है। कर भिन्न प्राप्तियां किससे? 9%। और वस्तु एवं सेवा कर से 18% कर है। 5% कर केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सीमा शुल्क से कितना है? 4%। आयकर से 19% और निगम कर से 17% है। मतलब उधार एवं अन्य देयताएं कितनी है? सबसे सर्वाधिक कितना है? 27 के बाद आयकर है 19%, उसके पश्चात वस्तु सेवा कर, उसके बाद निगम कर। अब देखिए वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 की तुलना में कम रहा है तथा चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 1993 में लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 1993 के लगभग 288 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 3.6 यूएस डॉलर हो गई है। अब देखिए टर्म आउट यह एक वित्तीय धारणा है जिसका उपयोग अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है, जिसका कंपनियां अपनी कार्यशील पूंजी में सुधार करने तथा कम ब्याज दरों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। अब देखिए वर्तमान मूल्य पर वित्त वर्ष 2024 में समग्र जीवीए में कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.7% है, जिसमें 27.6% तथा 54.7% रही है। वित्त वर्ष 2024 में सकल कर राजस्व जीडीआर 13.4% वृद्धि की अनुमानित रही है। मोटे तौर पर सकल कर राजस्व का 55% प्रत्यक्ष करों तथा 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ है। अब देखिए मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मूल मंत्र है। भारतीय शेयर बाजार भारतीय पूंजीकरण एवं जीडीपी अनुपात के संदर्भ में विश्व में 5वां बड़ा बाजार है। विनियामक उपायों तथा वर्ष 2047 के लिए सभी के लिए बीमा हासिल करने का लक्ष्य भारत के अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते हुए बीमा बाजार में से एक होगा। वैश्विक स्तर पर भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में भारत माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 तथा 26 में महंगाई दर को कम होकर क्रमशः 4.5 और 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ द्वारा भारत के लिए मुद्रास्फीति को 2024-25 के लिए 4.6% और 25 के लिए 4.2% अनुमानित किया है। बाह्य क्षेत्र में समृद्धि की मध्य स्थिरता, व्यापार एवं सुविधा के लॉजिस्टिक लागतों में कमी तथा उपायों के कारण विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 की सूची में भारत 6 अंकों का सुधार के साथ 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2018 में 44वें स्थान पर था। अब देखिए अंकटाट
के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 में 2% से घटकर 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया है, जबकि वर्ष 2022 में यह 1.4 यूएस डॉलर था। अब देखिए भारत में व्यापार के प्रमुख पहलू। भारत में व्यापार के प्रमुख पहलू 2020, 21 और 22 का आंकड़ा है। देखिए वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी 1.6% 20 में थी, 1.8 बढ़ी 21 में और 1.8 2022 तक थी। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में 4.1 था, फिर घट गया, फिर उसके बाद बढ़ा 4.4 हो गया। वैश्विक वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात में 2.1 था, फिर 2.2 हुआ, फिर 2.4 हुआ है 2022 तक का आंकड़ा। आयात के प्रदर्शन में वैश्विक वस्तुओं के आयात में हिस्सेदारी 2.1%, फिर बढ़ा 2.5, फिर अब 2.8 2022 तक है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में आयात की हिस्सेदारी 3.3, फिर 3.5 हुई, फिर 4.0 है। फिर उसके बाद वैश्विक वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात में हिस्सेदारी 2.3% तथा 2.7% 2021 में, 2022 में 3% है। विश्व व्यापार में भारत का रैंक वस्तु निर्यात में 21वां है 2021 में, फिर उसके बाद 18वां हुआ, फिर 18वां हुआ। वस्तु आयात में 14वां, फिर उसके बाद 10वां हुआ, फिर 9वां हो गया। फिर सेवाओं का निर्यात में 7, फिर उसके बाद 8, फिर 7 हो गया। सेवाओं का आयात करने में 10वां, फिर 10वां, फिर 2022 में 8वां रह गया। अब देखिए वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2024 में 1.8% थी, जबकि यह वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान 1.7% रही। इस तरह वैश्विक सेवाओं के निर्यात में इनकी हिस्सेदारी विश्व के 2023 से बढ़कर 4% हो गई है, 4.3% हो गई, जो वित्त वर्ष 2016 के वित्त वर्ष 2020 के दौरान औसतन 3.3% थी। चीन के बाद भारत फुटवेयर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 13% तथा वैश्विक निर्यात में 2% का योगदान करता है। भारत वर्ष 2014 में 23वें सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक के वर्ष में 2022 में विश्व का 6वां बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। अब देखिए वित्त वर्ष 2024 में भारत में स्मार्टफोन का निर्यात कुल उत्पादन का 31% से अधिक रहा है। भारत में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु इंजीनियरिंग सामान ही रहा है, जिसका कुल निर्यात योगदान में 2019 में 25.3% था, 2024 तक 25% रहा है। विश्व इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2018 के 0.63 से बढ़कर 2022 में 0.88% हो गई है। साथ ही भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 2018 से 28वें स्थान से बढ़कर 2022 में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। यूएस डॉलर के संदर्भ में भारत की निर्यात सेवा विगत 30 वर्षों में के मध्य 14% से अधिक की मजबूती CAGR में बढ़ा है, जो भारत की पण्य निर्यात वृद्धि 10.7% और विश्व सेवाओं के निर्यात में 6.8% से अधिक है। तदनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत की सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 1993 में 0.5% थी, जो 2022 तक 4.3% हो गई है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, जबकि 2001 में यह 24वें स्थान पर था। भारत दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवाओं के निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान पर है। व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाओं को निर्यात में 6वें पर और व्यापारिक सेवाओं के निर्यात में 8वें पर, परिवहन सेवाओं के निर्यात में 10वें और यात्रा सेवाओं के निर्यात में 14वें स्थान पर है। भारत का बाह्य ऋण 2023 तथा 2023-24 मतलब 2024 में क्रमशः 624.1 बिलियन यूएस डॉलर था तथा 663.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, जो इस अवधि के दौरान जीडीपी का क्रमशः 19% तथा 18.7% है। लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद 2021 में 2024 के मध्य 4 FTA हस्ताक्षरित हुए हैं। मॉरिशस के साथ फरवरी 2021 में, यूएई के साथ 2022 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 तथा यूरोपियन निःशुल्क व्यापार संघ EFTA के साथ मार्च 2024 में FTA पर हस्ताक्षर हुए।
मार्च 2024 में ईएफटीए के साथ हस्ताक्षर एफटीए को छोड़कर CS3 एफटीए लागू हो गए। मध्यम अवधि परिदृश्य नए भारत के विकास की दृष्टि। वर्ष 1993 में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन वर्तमान कीमतों के डॉलर में संदर्भित 300 बिलियन US डॉलर से कम था। वर्ष 2024 में यह अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3.6 US डॉलर तक पहुंच जाएगी। भारत की प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी 1993 के 301.5 US डॉलर से बढ़कर 2023 में 2484 US डॉलर हो गई है, जो जीवन स्तर के पर्याप्त सुविधा के संकेत देती है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, समझौताकारी सामंजस्य। विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के गैर जीवाश्म स्रोतों के हिस्सेदारी 45.4% तक पहुंच गई है। सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे, लेह के डेमचोक गांव जो 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है को जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2022 में पहला नल जल कनेक्शन दिया गया। भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है, जो 18% आबादी 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में। अब देखिए, अनुमान है कि 2015-16 में 2019-21 के मध्य 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें 3.4 करोड़ बहुआयामी बाहर हुए। अब देखिए, अगला पॉइंट है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। यदि हम सही कर ले तो कृषि वृद्धि अवश्य है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी की आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान कीमतों में जीडीपी का 18.2% हिस्सेदारी भी रखता है। वर्ष 2023-24 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र की 1.4% रह गए। वर्ष 2022-23 में 4.7% की वृद्धि दर कम है। भारत चावल, गेहूं, कपास तथा अन्य फसलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में शीर्ष पर है। वर्ष 2022-23 में भारत 17.54 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन करते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उद्योग मध्यम और लघु दोनों अपरिहार्य है। भारत का फार्मा बाजार वर्तमान में 50 बिलियन US डॉलर का है, जो यह मात्रा की दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। सेवाओं में विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि के महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024 की अर्थव्यवस्थाओं का कुल आकार 55% है। महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले दशक में सभी वर्षों में सेवा क्षेत्र में 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि देखी गई है। वैश्विक स्तर पर 2022 में भारत का सेवा निर्यात विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4% रहा है। अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के सेवा क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। इसके आगे यूरोपीय संघ, USA और UK तथा चीन है। कंप्यूटर तथा व्यावसायिक सेवाओं का भारत का कुल सेवा निर्यात 73% है तथा वित्त वर्ष 2024 तक वर्ष इसमें 9.6% की वृद्धि भी देखी गई है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख विमान बाजारों में से एक है। नैसकॉम के अनुसार भारत का टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसने USA तथा UK के तुलना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब देखिए, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में हिस्सेदारी। निर्यात का कितना है? 21.9% है, निजी उपभोग में 60.3% है और निवेश में 30.8%।
अब देखिए अर्थव्यवस्था की स्थिति। सकल राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों 2023-24 पर 2,91,91,4 4,354 करोड़ रुपए, ये वर्तमान कीमतों पर है। अब देखिए स्थिर कीमतों पर 1,71,225 1,71,71,25,25,892 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर। अब देखिए इसमें वृद्धि दर कितनी है, 9.5% और वृद्धि दर इसमें क्या है, 8.2% है। अब देखिए निवल राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम वर्तमान कीमतों पर 2,56,96,663 करोड़ रुपए, वृद्धि दर कितनी है, 9.6%। स्थिर कीमत 2023-24 पर 1,48,90,760 करोड़ रुपए, वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, 8.3%। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर 1,84,205 रुपये। अब देखिए स्थिर कीमतों पर कितनी है, 1,06,744 रुपये, वृद्धि दर कितनी है, 7.4%। इसमें क्या है, 8.7%। अब देखिए सकल घरेलू बचत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्तमान बाजार कीमतों पर घरेलू क्षेत्र में 18.4%, 2022-23 का आंकड़ा। कुल कितने हैं, 30.2, निगम निजी क्षेत्र में 11.2, सार्वजनिक क्षेत्र में 0.6, 2021-22 में घरेलू क्षेत्र में 20.1, टोटल कितना था 31.2, जिसमें निगम क्षेत्र में 11.2 और सार्वजनिक क्षेत्र में 0.1 था। प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य 2023-24 का आंकड़ा है। देखिए चावल में तेलंगाना प्रथम रहा है, द्वितीय उत्तर प्रदेश है, तृतीय पश्चिम बंगाल है। गेहूं में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। मक्का में कर्नाटक 1 नंबर पे है, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोटे अनाजों में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश क्रम वाइज ही है। और कर्नाटक 1 नंबर, महाराष्ट्र दूसरे पे और उत्तर प्रदेश तीसरे पे। दालों में, कुल दालों में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, तीसरे पे राजस्थान। चना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। खाद्यान्न कुल उत्तर प्रदेश नंबर 1 यहाँ पे है, मध्य प्रदेश और पंजाब। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। रेपसीड और सरसों में राजस्थान था, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूर्यमुखी कर्नाटक, हरियाणा तथा उड़ीसा। तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उसके पश्चात कर्नाटक। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल, जूट एवं मेस्ता में बिहार, फिर उसके बाद असम। आर्थिक आंकड़े आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अंग्रेजी संस्करण से लिए गए हैं। अब देखिए प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 2023-24 27 अक्टूबर तक है। अब देखिए फसल चावल, ये प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता है। चावल 2022-23 में कितनी थी, 87.7 केजी प्रति वर्ष, 82.7 केजी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है। ग्राम में 2.265% प्रतिदिन है। अब देखिए 2021-22 में 69.6% था, अब कितना है, पहले कितना था 190.5। अब देखिए 2022 में 74 केजी और प्रतिदिन ग्राम में 203 ग्राम। गेहूं कितना 2021 में 68, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश सबसे ज्यादा चीन, प्रतिशत हिस्सेदारी 2023-24 में 15.1%, दूसरा है रूस से 9.1%, फिर यूएई 7.1%, संयुक्त राज्य अमेरिका 6.0% और सऊदी अरब 4.7%। अब देखिए निर्यात की दृष्टि से शीर्ष देश की हिस्सेदारी
संयुक्त राज्य अमेरिका 17.7%, फिर यूएई 8.2% पे, नीदरलैंड 5.1% पे है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2016 से 20 के आंकड़े हैं। शीर्ष राज्य केरल, कुल 75, कुल कितना है 75 वर्ष। पुरुष का वर्ष कितनी है 71.9% और महिला कितनी है 78 वर्ष। फिसड्डी राज्य है उत्तर प्रदेश, कुल कितनी है 66 वर्ष, पुरुष जिसमें से 65.3 वर्ष, महिला 66.7 वर्ष। शिशु मृत्यु दर में न्यूनतम किसमें है मिजोरम और अधिकतम कितने हैं मध्य प्रदेश में 43। प्रति हजार में तीन बच्चे क्या है 2020 तक के आंकड़े में। मिजोरम क्या है सबसे कम यहाँ पे है, अधिकतम किस में है मध्य प्रदेश में। जन्म दर में शीर्ष बिहार 25.5 और उत्तर प्रदेश 25.1 दूसरे नंबर पे प्रति हजार में। अंतिम स्थान किसका था गोवा का 12.1%, 12.1। मृत्यु दर प्रति हजार 2020, सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है छत्तीसगढ़ 7.9 है। न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब देखिए कुल प्रजनन दर 2020 में सर्वाधिक किसमें दर्ज की गई बिहार 3.0% और उत्तर प्रदेश में 2.7 और मध्य प्रदेश में 2.6। न्यूनतम कहाँ दर्ज की गई है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 1.4। अब देखिए पीएम स्वनिधि तथा डे नोल्म के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य DAY-NULM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। 18 जुलाई 2024 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सम्मानित हेतु उत्कृष्टता के बढ़ते कदम की उपलब्धियों को सम्मान हेतु उत्कृष्टता की प्रेरणा शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम स्वनिधि 1 जून 2022 को प्रारंभ की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य है शहरी स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी जमानत के 80,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। अब देखिए पुरस्कार श्रेणी। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। राज्य श्रेणी सबसे बड़े राज्य में पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। छोटे राज्यों में लद्दाख है, दूसरे पे पुडुचेरी। अब देखिए पर्वतीय उत्तर पूर्वी राज्य में असम है, दूसरे पे सिक्किम है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विशेष पुरस्कार किसको मिला है महाराष्ट्र को, दूसरे को उत्तर प्रदेश को। पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ऋणदाता संस्थान ऋण प्रदर्शन में रैंक 1 किसको है केनरा बैंक को, दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरे पे बैंक ऑफ इंडिया। और ऋण देने वाली अन्य संस्थाएं हैं आर्यावर्त बैंक, दूसरे पे केरल बैंक। पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार एवं सर्वोत्तम संस्थाएं। बड़े राज्यों में फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे असम है। पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ULB स्वनिधि समृद्धि उपलब्धि श्रेणी मेगा एवं मिलियन प्लस शहर में वाराणसी नगर निगम उत्तर प्रदेश को। फिर बड़े शहरों में झांसी नगर निगम उत्तर प्रदेश तथा काकीनाडा दूसरे पे है, तीसरे पे है खरगोन नगर निगम मध्य प्रदेश। अब देखिए सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक्स रियल टाइम्स रैंकिंग पुरस्कार, जिसमें समग्र राज्य प्रदर्शन में बड़े राज्यों में कौन सा केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। केरल एक पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान। NER और पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश तथा दूसरे पे त्रिपुरा, तीसरे पे उत्तराखंड। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ ULB में मिलियन प्लस शहर में 10 लाख में जबलपुर पहले पे, नागपुर दूसरे पे, नासिक महाराष्ट्र तीसरे पे। अब देखिए आयुष सर्वेक्षण 2022-23 13 जून 2024 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 69वें दौर के हिस्से के रूप में जुलाई 2022 जून 2023 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को आयुष के पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया है।
इस सर्वेक्षण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर पूरे देश को शामिल किया गया है। लिंग के आधार पर आयुष चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूक करना, जागरूक व्यक्तियों को का प्रतिशत अखिल भारतीय में ग्रामीण में 94.7, महिलाओं में 94.8 और प्रति व्यक्ति मतलब टोटल में 94.8, 95.8 शहरी, 96.1 महिला। अब देखिए 96 टोटल में। ग्रामीण भारत में अरुणाचल प्रदेश 77% को छोड़कर शेष केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष के बारे में जानकारी जागरूकता का स्तर 87 से लेकर 99% तक रहा है, जबकि शहरी भारत राज्यों में केंद्र शासित में 86% से अधिक रहा है। सभी राज्यों में गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक पौधों, घरेलू उपचारों और लोक चिकित्सा में LHT के बारे में जागरूकता और ज्ञान का वाले परिवारों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। शहरी क्षेत्र के संदर्भ में सर्वाधिक जागरूकता हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। सभी राज्यों में पिछले 365 दिनों में बीमारियों के इलाज हेतु आयुष का उपयोग न करने वाली आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश तथा सबसे कम गोवा में दर्ज किया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सकल आय 2023-24 का अंतिम अनुमान। 31 मई 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा 2022-23 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP के अंतिम अनुमान P 2023-24 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक GDP के अनुमान में जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के वास्तविक घरेलू उत्पाद रियल GDP का 8.2% वृद्धि दर का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह 7% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू मूल्य संवर्धन GVA में 7.2% की वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 22-23 में यह 6.7% थी। वित्त वर्ष 2022-23 के नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि नॉमिनल GDP में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में नाम मात्र GDP वृद्धि दर 14.2% थी। वित्त वर्ष 2022-23 में नाम मात्र की GVA की क्षेत्रीय संरचना। अब देखिए नॉमिनल GVA में 2019 में 19-20 में 54.8%, फिर उसके बाद 20-21 में 52.3%, फिर 52.2%, फिर 54.2%, फिर 54.7%। क्या है अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में थे। ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में इतना, फिर द्वितीय क्षेत्र में इतना, फिर द्वितीयक में ये, फिर तृतीयक में ये। अब देखिए आर्थिक गतिविधियों एवं GVA की वृद्धि दरें क्रमशः स्थिर एवं चालू कीमतों पर। उद्योग पर 2022-23 और 2023-24 देखिए प्राथमिक क्षेत्र का 2.1 और 5.5 बढ़ गया है 2023 से। कृषि एवं संबंध में 1.4 से 5.4। अब देखिए खनन एवं उत्खनन में 7.1, फिर घट गया 6.3 हुआ। द्वितीय क्षेत्र में 9.7, फिर 8.7 घट गया। विनिर्माण में 9.9, फिर घट गया 8.0। अब देखिए विद्युत गैस सप्लाई, गैस तथा जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं में 9.8 बढ़ गया। निर्माण में 9.9 से 9.4, फिर घटा। सेवा क्षेत्र में तृतीयक 7.6 से 9.6, इसमें व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार प्रसारण संबंधी सेवाओं में 6.4 से अब फिर क्या होगा 6.2। वित्त एवं संपदा एवं अन्य व्यावसायिक सेवाओं में 8.4 से 9.9 हो गया। फिर लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में 13.5% बढ़ गया। स्थिर कीमतों पर GVA 7.2 से 8.5 हो गया। अब देखिए उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना 2024। भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों के भी औद्योगिक विकास की रोजगार और सृजन हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एक नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण 2024 तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना तथा जिसके क्षेत्र में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो। यह योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन एवं आर्थिक गतिविधियों का निर्माण करेगी। 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन
स्कीम 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना 9 मार्च 2024 को लागू हो गई और 8 मार्च 2034 तक लागू रहेगी। इस प्रतिबद्धताओं में पूरा करने के लिए अगले 8 वर्षों के लिए अतिरिक्त अवधि भी शामिल की होगी। यह योजना वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्य के सहयोग को कार्यान्वित की जाएगी। अमान्य की यह योजना अवधि के दौरान 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, साथ ही बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर विकास निगम वित्तीय निगम लिमिटेड इस योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन एवं संवितरण के लिए नोडल एजेंसी होगी। अब देखिए WEIDE निधि 25 फरवरी 2024 को विश्व व्यापार संगठन WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा $50 मिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि को लॉन्च किया गया है। इस निधि की शुरुआत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिमंडल सम्मेलन में की गई। WEIDE निधि का उद्देश्य महिलाओं की उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा और सशक्त बनाएगा। इस वैश्विक निधि के माध्यम से महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अवसर का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। पहले दाता के रूप में UAE द्वारा कोष में $5 मिलियन की राशि आवंटित की गई है। यह कोष विकासशील अर्थव्यवस्था को कम विकसित देशों को महिलाओं को नेतृत्व करने वाले व्यवसायों तथा महिला उद्यमियों को डिजिटली प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उद्यमों को ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार करने में मदद करेगा। अब है भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% का FDI की अनुमति। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्तमान FDI नीति के अनुसार उपग्रहों की स्थापना और प्रचालन में केवल सरकारी अनुमोदन के मार्ग से ही जरिए की अनुमति है। प्रस्तावित सुधारों के तहत अंतरिक्ष में FDI की नीति प्रावधानों को निम्न प्रकार उदार बनाया जाएगा। पहला उदारीकृत प्रवेश मार्ग निर्धारित करके उपग्रह, दूसरा है उपग्रह प्रक्षेपण यानों तथा संबंध प्रणालियों को उपग्रह में FDI के लिए अस्पष्टता प्रदान करके अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण आदि के लिए स्पेस पोर्ट निर्माण एवं अंतरिक्ष संबंधी उपकरणों की प्रणाली का विनिर्माण के माध्यम से संशोधित नीति के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार है। पहला स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक उपग्रह विनिर्माण तथा प्रचालन, सैटेलाइट तथा उत्पाद ग्राउंड सेगमेंट तथा प्रयोक्ता खंड 74% के बाद गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक प्रक्षेपण यानों के संबंधित प्रणालियों को उप प्रणाली के अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित करने के रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब 49% के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग से अंतर्गत आती हैं। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक उपग्रह ग्राउंड सेगमेंट तथा प्रयोक्ता खंड के लिए घटकों को प्रणालियों को उप प्रणाली के विनिर्माण में। अब देखिए उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तुत किया है। इसका कुल व्यय 5,32,655.33 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा व्यय तथा 2,03,782.38 करोड़ रुपए का पूंजी लेखा व्यय भी शामिल है। अब देखिए राज्य बजट 2024-25 में 24,863 करोड़ 63.57 करोड़ रुपए की नई योजनाओं सम्मिलित की गई, जिसमें विगत वर्ष में बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई थी। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़ता बजट का आकार लगभग करोड़ रुपये में निम्न है। 2018 में था 4,58,385 करोड़, 2021-22 में हो गया 5,50,271, फिर ये बढ़ के कितना हो गया है 24-25 में 2,36,437.71 करोड़। अब देखिए प्रमुख आर्थिक मुद्दे बजट का आकार, जिसमें 7.36 लाख करोड़ रुपए
वर्ष 2024 के समय 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें व्यय देखिए, राजस्व व्यय पर 5.33 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय पर 2.04 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय पे, पूंजीगत परिव्यय 1.55 लाख करोड़ रुपए व्यय। अब देखिए कुल प्राप्तियां कितनी है, कुल प्राप्तियां हैं 7.21 लाख करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्तियां हैं 6.07 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां 1.14 लाख करोड़ रुपए, राज्य अपनी कर प्राप्तियां 2.70 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए प्रमुख आर्थिक बिंदु 2024-25, पूंजीगत परिव्यय 6.19%, राजस्व अधिक्य 2.97%। अब देखिए राजकोषीय घाटा 3.46%, ऋण कितना है, ऋण है 8.17 लाख करोड़ रुपए, प्रतिशत में देखेंगे तो कितना हो गया 32.7%। समावेशी विकास के लिए बजट की नई योजना, युवा रोजगार सृजन तथा महिला सशक्तिकरण, घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं को क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष तथा दूसरा है राष्ट्रीय पर्यटन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, 2 मेगा सरकारी IITI की स्थापना और 69 ITI का उन्नयन, स्पोर्ट्स साइंस तथा इंजरी सेंटर की स्थापना, प्रधानमंत्री कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण की कोष में गठन। अब देखिए अवसंरचना विकास हेतु औद्योगिकरण, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन। अब दूसरा है फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए FDI नीति 2023। तीसरा है सेमीकंडक्टर नीति 2023। अनुसंधान एवं नवसंरचना, सरकारी विभाग AI ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, AI सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, $1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्ति हेतु सांख्यिकी प्रणाली की सुदृढ़ता और ऑनलाइन डाटा स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना। IIT कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल वाले स्कूल मेडिकल रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी की स्थापना। पर्यटन में अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य और विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर, बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधा का विकास, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब तथा कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना। अब देखिए प्रमुख विभाग के आवंटन, प्राथमिक शिक्षा पे 76,035 करोड़ रुपए, ऊर्जा में है 57,071 करोड़, इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 27,086, नगर विकास में 25,698, ग्रामीण विकास में 25,409 और नमामि गंगे मिशन में 25,110, पंचायती राज में 21,197, भारी एवं मध्यम उद्योग में 21,054। अब देखिए बजट 2024-25 का निधि का प्रवाह, रुपया आता है कहाँ से, ऋण की अग्रिम वस्तु से 0.5%, सर्वाधिक लेखा प्राप्ति कितनी है 0.8%, राज्य का अपना कर राजस्व कितना है 37.8%, केंद्रीय अनुदान सहायता कितनी मिलती है 12.9% मिलती है और केंद्रीय कर अंतरण 30% है, गैर कर राजस्व कितना है 3.4% है, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां कितनी है 15.3%। तो सर्वाधिक किससे है, राज्य का अपना कर राजस्व इसका है। रुपया जाता कहाँ है, सर्वाधिक व्यय कहाँ हुआ है 3.8% किस पे है, सब्सिडी पे है। स्थानीय निकायों को अंशदान में 3.3%, ब्याज भुगतान में 7.3%, पेंशन में 11.7%, वेतन सहायता एवं प्राप्त संस्थानों में 11.7%, वेतन सरकारी कर्मचारियों के 12.8%, सरकार से प्राप्त अनुदान 9%, ऋण की अग्रिम संवितरण में 1.7%, कर्ज अदायगी में 5.4%। अब पूंजीगत व्यय कितना हुआ है सर्वाधिक 21%।
अब देखिए प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ रुपए में। सर्व शिक्षा अभियान पर 21,310 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन पर 22,000 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर 3,695, पीएम आवास पर 2,441, स्वच्छ भारत मिशन पर 4,867, समेकित बाल विकास योजना पर 5,129 और पेंशन पे 12,620, मनरेगा पर 5,060, पीएम ग्राम सड़क योजना पर 3,668, पीएम आवास योजना पर 3,948 और स्वच्छ भारत मिशन पर 2,708 और अमृत 2.0 पे 4500। अब देखिए अवसंरचना परिणाम। एक्सप्रेस वे की लंबाई किमी में वर्ष 2017 में से 2022 में पहले 491, अब कितना हो गया 1314। एयरपोर्ट्स में 2017 में 4 थे और 2022 में 19 हो गए। मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई में 2017 में 9.3 किलोमीटर 9.3 किलोमीटर और वर्ष 2023 में 108 किलोमीटर, 5 शहरों में, पहले 2 शहरों में, 5 में। अब देखिए विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना में मेगावाट में 23,662 मेगावाट पहले था, अब देखिए 29,912। अब देखिए बजट की नई पहले ग्रीन बजट। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो, प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यक्रम के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प, जिसमें बजटीय अनुमान ग्रीन ट्रैकिंग करने वाला भारत का पहला राज्य। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत में संकेतक है इसके। अब देखिए मध्य 2024-25 में राजस्व एवं स्वयं कर राजस्व 10.8%, 25-26 में 10.7% रहने का अनुमान है, 26-27 में 10.7, फिर 27-28 में 10.7। इसी प्रकार इनका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजकोषीय घाटा देखिए 3.46 है, उसके बाद 25-26 में 2.97 रहने का अनुमान है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम करने और 27-28 में 2.77% रहने का अनुमान है। अब देखिए भारत में प्रथम स्थान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, पीएम स्वनिधि योजना में, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भारत में दूसरा स्थान। जीवन ज्योति बीमा योजना में भारत को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित कुल हस्तांतरों का प्रमाण है। निर्यात सूचकांक में पहला 2019 में 11वां था, अब 7 है। पहले 2019 में क्या है, वस्तुगत निर्यात में 11 था, अब 7 रैंक है। लीड्स सूचकांक में 2019 में 13वां था, अब क्या है 2022 में 6%, 6th रैंक है। सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कितनी है 14.2%, वर्ष 2023 में 32.1%। मेडिकल कॉलेजों में 2017 में 17 और 23 में 73। नल से पेयजल की आपूर्ति विस्तार में 2% था, 72.07% हो गया। पीएमवाई के अंतर्गत 2017 में 5.68 लाख करोड़ रुपए, वर्ष 2023 में 47.82 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना की गई देश की अर्थव्यवस्थाएं वित्त वर्ष 2024-25 में 7% से अधिक की वृद्धि के दर्ज करेगी। यह और अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक वृद्धि दर 7% रह सकती है। यह वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्वानुमान सही साबित होता है तो महामारी के बाद यह लगातार चौथा वर्ष होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% या उससे अधिक रहेगी। विगत 10 वर्षों में विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2014 से 24 की अवधि के कई संरचनात्मक सुधार अपनाए जाने के कारण भारत G20 अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। आज़ादी के 67 वर्षों में भारत में 74 हवाई अड्डे बने हैं, जबकि विगत 9 वर्षों में यह संख्या दुगुनी हो गई है। पहले 67 वर्षों में 74 हवाई अड्डे और 9 वर्षों में यह दुगुनी हुई है। वर्ष 2014 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन 3.4 करोड़ था, जो 23 में बढ़कर 4.1 करोड़ हो गया है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में 452 से बढ़कर
98,000 से अधिक हो गई है। कुल जीबीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014 में 51% से बढ़कर 2024 में 54.6% हो गया। अब देखिए 16वां वित्त आयोग 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ध्यातव्य है कि अरविंद पनगड़िया को 2015 की नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। ऋत्विक रंजन पांडे 16वें वित्त आयोग के महासचिव, आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला 5 वर्षों के लिए अवधि के लिए आच्छादित करते हुए 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 29 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ में शर्तों की मंजूरी प्रदान की है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों केंद्र सरकार द्वारा किए गए 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए आच्छादित करेंगे। आयोग के 4 सदस्य निम्नवत हैं। अजय नारायण झा क्या है? पूर्वकालिक सदस्य हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू क्या है? पूर्वकालिक सदस्य हैं। मनोज पांडा क्या है? पूर्णकालिक सदस्य हैं। डॉक्टर सौम्यकांति घोष अंशकालिक सदस्य है। नोट, उल्लेखनीय है कि पूर्व में डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि श्री राजाध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों के चलते यह जिम्मेदारी लेने से असमर्थता व्यक्त की थी। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने राजाध्यक्ष के स्थान पर मनोज पांडा के 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है। अब देखिए प्रमुख नीतिगत दस्तावेज। एवं घटनाक्रम। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023-2024 वार्षिक रिपोर्ट 23 सितंबर 2024 को सांख्यिकी कार्य एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 तक जारी की गई है। जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से जून 24 तक के दौरान 15 वर्ष से उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए समान स्थिति में श्रम बल की भागीदारी जुलाई 2023 से 2024 से 60.1% रही है। पुरुष और महिलाओं के लिए यह क्रमशः 78.8% और 41.17% थी। 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए समान स्थिति में कुल LFPR जुलाई 2022 जून 2023 के दौरान 57.9% से बढ़कर जुलाई 2023 में जून 2024 के दौरान 60.1% हो गया है। समान स्थिति में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए LFPR जुलाई 2023 जून 2023 के दौरान 23% बढ़कर जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान 41.7% हो गया। समान आयु वर्ग के पुरुषों के लिए समान स्थिति में LFPR समान अवधि के दौरान 78.5% से बढ़कर 78.8 हो गया है। समान स्थितियों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जनसंख्या अनुपात जुलाई 2023 से जून 2024 तक के दौरान 58.2% पुरुष और महिला के लिए यह क्रमशः 76.3% और 40.3% था। सभी उम्र के लिए समान स्थितियाँ। सूचक पुरुष में 3.2, महिलाओं में 3.1, ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। अब देखिए 3.1। वर्ष 2023 में सभी उम्र के लोगों की समान स्थिति में सर्वाधिक बेरोजगारी गोवा में 8.5% और सबसे कम मध्य प्रदेश 0.9 में है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार दोनों के लिए बेरोजगारी दर 3.3% दर्ज की गई। अब देखिए NABFID सार्वजनिक वित्त संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया। 10 सितंबर 2024 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट को एक सार्वजनिक वित्त संस्थान पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा 2 की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए सार्वजनिक राष्ट्रीय और संरचना वित्त पोषण विकास बैंक को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। सरकार के इस कदम को पैमाने के बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाले बैंक की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे देश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो एक विशेष वित्त संस्थान है
जो 21 नेशनल फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्ट 2021 द्वारा की गई है। इस संस्थान को विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्य हैं। इस संस्थान का दीर्घ अवधि के लिए ऋण, मिश्रित वित्त और आंशिक क्रेडिट वृद्धि, टेक आउट फाइनेंसिंग तथा नवीन उपकरणों के माध्यम से ऋण के प्रवाह को सक्षम बनाता है। अब देखिए फेस। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा फेस फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर एम्प्लॉयमेंट इम्पावरमेंट को फिनटेक क्षेत्र में स्वयं नियामक संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह स्वयं नियामक संगठन नीतिगत संवादों के माध्यम से खुली बातचीत की सुविधा के प्रदान करके फिनटेक के निर्माण अपेक्षाओं को प्राथमिकताओं के बारे में सूचित रहने के बारे में सक्षम बनाएंगे। इसके अंतर्गत एसआरओ की स्थापना के लिए रूपरेखा का अंतिम रूप दिया गया है। अब देखिए मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 एमपीसी का संकल्प 6 से 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की मौद्रिक नीति वक्तव्य एमपीसीआई का संकल्प 6 से 8 अगस्त 2024 को जारी किया गया। मौद्रिक नीति द्वारा जारी की गई इस मौद्रिक नीति वक्तव्य के तहत यह निर्णय लिया गया कि चल निधि समायोजन सुविधा के तहत एलएफ के तहत निधिगत रेपो दर को पूर्व स्तर 6.50% पर अपरिवर्तित रखा जाएगा। परिणाम स्वरूप अस्थायी जल सुविधा एसडीएफआर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25 तथा सीमांत अस्थायी दर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर 6.7% तथा बैंक दर 6.75% में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। सीआरआर तथा एसएलआर 4.5% तथा 18% है। मौद्रिक नीति का वक्तव्य 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है। अधिक अगस्त 2024 में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दूसरी बार ए+ कैटेगरी रेटिंग प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क के क्रिश्चियन केटन थॉमसन तथा स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन ए+ रेटिंग प्रदान की गई। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को जारी किया गया करने की घोषणा की। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएलआई ऋण देने के लिए यूपीआई की सफलतापूर्ण आधार पर यूएलआई ऋणदाताओं के ऋण स्वीकृति को तेजी लाने के लिए भूमि रिकॉर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच को आसान बना देता है। यह प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसाय तथा ग्रामीण उधारकर्ताओं हेतु विशेष रूप से सहायक होगा। यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से कागजी कार्रवाई को कम करते हुए क्रेडिट मूल्यांकन में तेजी लाएगा। भारत का विदेशी ऋण मचान 2024 25 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारत के विदेशी ऋण एक्सटर्नल डेब्ट की तिमाही आंकड़े जारी किए गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के भारत में विदेशी 663.8 बिलियन डॉलर रहा है, जो मार्च 2023 तक 29.7 बिलियन डॉलर अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का विदेशी ऋण अनुपात मार्च 2024 से घटकर 18.7% हो गया है, जबकि मार्च 2023 में यह 19% था। मार्च 2024 में भारत के विदेशी ऋण के सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर में 63.8% रही। उसके बाद भारतीय रुपया 31.5%, जापानी येन 5.8%, एसडीआर 5.4% तथा यूरो 2.8% रहा है। 33.4% की हिस्सेदारी के साथ ऋण लोन मतलब बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022-23 7 जून 2024 को सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारिवारिक उपभोग तथा व्यय सर्वेक्षण जारी किया गया। इसमें एससीईएस का आयोजन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। आंकड़ों की गणना के आधार पर 2012-13 की मूल्यों के आधार पर की गई है। वर्ष 2022-23 के अनुमानित औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति उपभोग ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये तथा शहरी में भारत में 6,459 रुपये है, जो 2011-12 की तुलना में 164% तथा 146% अधिक है। वर्ष 2011-12
कीमतों की आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि 40% और शहरी क्षेत्रों में 33% है। अब देखिए प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल 28 मई 2024 को भारतीय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा आरबीआई के प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य दो प्रमुख रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप तथा फिनटेक रिपोजिटरी का शुभारंभ भी किया गया है। प्रवाह एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तुत किसी भी संदर्भ पर प्राधिकार लाइसेंस या विनियामक अनुमोदक प्राप्त कर सकता है। प्रवाह पोर्टल किसी भी व्यक्ति और संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदक हेतु सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सुविधा प्रदान करेगा। अब देखिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 2023। 28 दिसंबर 2023 को भारतीय आरबीआई द्वारा वर्ष 2023 की प्रणालीगत महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की सूची जारी की गई है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में रूप में जारी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत महत्वपूर्ण घरेलू बैंक संबंधी कार्य के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 से 16 के क्रमशः एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को प्रणाली रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक घोषित किया था। 31 मार्च 2017 को बैंकों के एकत्र आंकड़ों के आधार पर एसबीआई, आईसीआईसीआई के साथ एचडीएफसी बैंक से भी डीएसबीआई एसआईबी घोषित किया गया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023। 9 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति निम्नलिखित हेतु प्रस्तावित है। ड्रोन पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन राज्य सरकार द्वारा नोडल विभाग तथा राज्य सरकार के नोडल विभाग का निश्चय। ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत अस्थायी रेड जोन घोषित करने के संबंधी प्राधिकार का अवधारण। नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर शास्त्रीय अधिरोपण हेतु प्राधिकार तथा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति। इसके पर्यवेक्षणार्थ जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन होगा। इस नीति के लागू होने पर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। भारत का पहला यूपीआई एटीएम। सितंबर 2023 में जापान में स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत का पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा व्हाइट लेबल एटीएम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसका नाम हिताची मनी पॉइंट यूपीआई एटीएम, मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। उल्लेखनीय है कि व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा नॉन बैंकिंग इनिशिएटिव के द्वारा किया जाता है। हिताची बैंक स्पॉट यूपीआई एटीएम का अनावरण 5 सितंबर 2023 को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के दौरान किया गया था। हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम कार्ड सहित नकदी निकासी सुविधाओं को प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से भौतिक कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात यह कार्डलेस होगा। इसमें एटीएम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023। 20 सितंबर 2023 को अजीम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इस अद्यतन रिपोर्ट का केंद्रीय विषय सामाजिक पहचान और श्रम बाजार परिणाम है। विगत 3 वर्षों के प्रमुख श्रम बाजार के संकेतक, एक तरफ संकेतक है, दूसरी तरफ वर्ष है। कार्यशील आयु जनसंख्या 2019 में 1000, फिर उसके बाद 21-22 में बढ़ी 1022, फिर उसके बाद घट के 1021 हुई। श्रम बल में कितना है 512, फिर 525, 528 हो गई, फिर 467, 486, 493 हो गई। फिर रोजगार में 45, फिर 39, फिर 35 हो गई। फिर दर प्रतिशत में देखिए 51.2%, 51.4% और 51.7% 22 में हो गई, और 46.7%, 47.5% और 48.3% हो गए। अब देखिए बेरोजगारी दर में 8.8% और 7.7% और 6.6% हो गई। आज का